हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, आज चर्चा शुरू कर रहे हैं साइकोलॉजिकल बैरियर के साथ। कल हम चर्चा खत्म करके गए थे सिमेंटिक बैरियर की। ठीक है जी। आज मेरी कोशिश ऐसी है कि बचे हुए 3 टाइप्स के बैरियर और इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, ये 4 टॉपिक खत्म कर दूं। ठीक है जी। सब सामने देख रहे हैं बेटा। सबसे पहले साइकोलॉजिकल बैरियर में लिखा गया प्री मैच्योर इवेल्युएशन। बेटा, कई लोग ना बहुत ज्यादा ना एक्साइटेड होते हैं अपनी जिंदगी में। ठीक है जी। किसी की चीज ना, मतलब एक सेंडर है, उसने बोलना शुरू करा। ठीक है, बस 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 ये जी, बस 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 मैं समझ गया समझ गया समझ गया, आपका क्या मतलब है, बस मैं समझ गया। भाई, उसको कंप्लीट भी नहीं करने देते और उसके वर्ड्स का, जो थोड़े से उसने वर्ड्स बोले हैं, उसका एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस, एक मीनिंग डेवलप कर लेते हैं अपने दिमाग में। इसे ही बोलते हैं प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएट कर देना कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा था। और मैं बता देता हूं बेटा, ये बिगेस्ट बैरियर होता है कम्युनिकेशन। पता नहीं सामने वाला किस सेंस में क्या बात बताना चाह रहा था, आपने तो अपना ही मतलब निकाल दिया। असल में ना भाई, जो हमारा कान सुनना चाहते हैं ना, बस हमें ना वही पसंद होता है। ठीक है जी। सामने वाला कुछ ही बोलते, हमारे कान ने तो बस वो सुन लिया, हमें ये लगता है। ठीक है जी। और मैंने पिछली बार भी इस चीज का एक एग्जांपल दिया था। मान लो आपसे किसी ने ना कोई एड्रेस पूछा। ठीक है। जैसे उसने एड्रेस पूछा, आपने कहा जी वो देखा तेरे वी मार्ट कोट रोड पे। अरे हाँ, बस 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 बस, मैं समझ गया समझ गया समझ गया, हाँ वही है वही है, मुझे पता है। और ऐसे लोग पता है क्या करते हैं, वी मार्ट पे पहुंच के दोबारा फोन करते हैं, भाई वो दुकान मिल नहीं रही यार, बताइए। तो भाई यही तो बैरियर है। जब वो बता रहा था तो आप में सुनने की भी क्षमता नहीं थी, आप इतने ओवर एक्साइटेड थे कि आपने कह दिया जी मैं समझ गया, प्री मैच्योर इवेलुएट कर लेना। समझ में आती है बात? आगे बढ़ जाए। बेटा, सेकंड हेडिंग लिखी गई है लैक ऑफ अटेंशन। बेटा, जब आपकी और मतलब आप मान लो रिसीवर हो, आपकी सेंडर की बात पर अटेंशन नहीं होती, कभी मैसेज ओरिजिनल सेंस में समझा ही नहीं जा सकता। ठीक है। एग्जाम्पल एक बुक का है और एक रियल लाइफ से भी है। ठीक है। रियल लाइफ के एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि जब यहाँ से मैं भी थक हार के जाता हूँ, 5-6 घंटे लगातार पढ़ा लो, तो भैया मेंटली इतना टॉर्चर हो जाता है, ऐसा लगता है। ठीक है जी। उसके बाद मैं बैठता हूँ टीवी देखने थोड़ी देर, या कोई क्रिकेट मैच आ रहा हो तो बेटर। क्रिकेट मैच ना रहा हो, एक आध चीज मैं पसंद करता हूँ, शार्क टैंक देख लिया, कभी कोई वेब सीरीज देख ली, मान लो मैं देख रहा हूँ उसको। ठीक है जी। पीछे से आवाज आई मम्मी की, खाना खाना है, ब्लैंक। कुछ सुना ही नहीं देता, क्योंकि इतना गौर से देख रहा था, इतना मगन होके देख रहा था। ठीक है जी। उन्हें हार के किचन से बाहर आना पड़ता है, मुझे हिलाएंगे 2 दिन में, भाई तेरे से ही पूछ रहे खाना खाना है। तो ये लैक ऑफ अटेंशन। अगर आप अटेंशन नहीं दे रहे सामने वाली बात को, तो भैया पहली बात तो ओरिजिनल सेंस में मतलब ही नहीं समझ में आएगा। दूसरी बात, मैंने तो ऐसा एग्जांपल दिया कि मतलब क्या, मुझे तो सुनाई नहीं दे रही थी आवाज। ठीक है ना जी। अगर आपको सुनाई भी दे रही हो आवाज, कभी आप सेम सेंस में समझोगे नहीं बात को कि क्या कहना चाहते। मैंने एक एग्जांपल लिखा भी हुआ है नोट्स में, उसकी बात भी करते हैं। बेटा, एक पर्सन ना बिजी है, किसी फाइल को ढूंढ रहा है, उसके बॉस ने उससे फाइल मांगी है, उसको मिल नहीं रही अपने कैबिन में, बड़ा बहुत परेशान है और प्री ऑक्यूपाई है उसका सारा दिमाग उस फाइल को ढूंढने में। इतने में उसका सबॉर्डिनेट एंट्री लेता है, सर प्लीज में आई कम इन। जी हाँ जी, आओ आओ। सर वो ना कल छुट्टी चाहिए थी और वो लगा हुआ है। ठीक है सर, वो मेरे बेटे की तबीयत खराब है, अपॉइंटमेंट है। सर लिख के ले लो, क्योंकि वो खुद इतना परेशान है कि वो आपकी परेशानी कभी समझ ही नहीं सकता उस टाइम पर। ऐसा भी हो सकता है डांट फटकार के वापसी भेज दे, ऐसा भी हो सकता है छुट्टी डिसअलाउ कर दे, उसे बात समझ में नहीं आएगी ओरिजिनल सेंस में, क्योंकि उसका ध्यान नहीं है आपकी बात की तरफ। तो ये है लैक ऑफ अटेंशन। क्लियर है ना बात? समझ आती है बात? बेटा, थर्ड हेडिंग लिखी गई है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। देखो, दो अलग अलग बातें। लॉस बाय ट्रांसमिशन बिल्कुल अलग चीज है, और पुअर रिटेंशन होना बिल्कुल अलग चीज है। लॉस बाय ट्रांसमिशन का क्या मतलब है? बेटा, ट्रांसमिट में लॉस हो रहा है, यानी कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स ना बेटा इतने डिफिकल्ट होते हैं कि हमने 7-8 लेवल क्रिएट कर दिए, ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। 7-8-10 लेवल क्रिएट करती है। अगर इतना खतरनाक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑरल कम्युनिकेशन है,
सर पक्की बात है, कहीं ना कहीं डेटा लॉस्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं काम की बात किसी ना किसी लेवल पे ना लॉस्ट पक्का हो जाएगी, यही है लॉस बाय ट्रांसमिशन। ऐसी एरर कभी भी बेटा रिटर्न कम्युनिकेशन में होएगी नहीं। अगर कम्युनिकेशन सारे ही ऑर्गेनाइजेशन में रिटर्न है फिर तो क्या ही दिक्कत है, फिर कैसे छूट जाएगी इंफॉर्मेशन काम की। ठीक है जी, ये एरर कब होगी, एक तो मल्टीपल लेवल्स हो, एक ओरल कम्युनिकेशन। मैंने आपको पिछली बार इस चीज को समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया था। मान लो बेटा अभी ना 2:30 बजे छुट्टी हो रही है स्कूल की, और 2:25-26 पर ना एक मेल आता है डीएम ऑफ सहारनपुर की तरफ से सारे स्कूल्स में कि कल हॉलीडे है, अचानक मुख्यमंत्री जी के आने का प्लान है और ये और वो है, रूट चेंज है सारे। ठीक है, अब बच्चों को दिक्कत ना हो, छुट्टी अनाउंस कर दी उन्होंने। अभी छुट्टी अनाउंस हुई है 2:26 पे, 27-28 पे आपने देखी है और 2 मिनट बचे हैं। अब एकदम छुट्टी होते ही सारे वैन्स में चढ़ जाएंगे, बस में चढ़ जाएंगे बच्चे। अब ये डाउट है आपको, आपने फटाफट से जो टीचर पास में खड़ा था उनको कह दिया कि सभी क्लासेस में एक बार कहलवा दो कि कल छुट्टी है। ठीक है, अब ये ओरल कम्युनिकेशन है प्रॉपर, इतने सारे फ्लोर है, इतनी सारी क्लासेस हैं। अब भैया ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता कि ये किसी क्लास में मैसेज पहुंचे ही ना, हो सकता है ना। ओरल कम्युनिकेशन में ऐसी एरर हो जाती है ना, जब मल्टीपल लेवल से जाना हो इंफॉर्मेशन को। क्लियर है बात, समझ में आती है बात। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो जाता है बेटा, अगर आप 5-4 लेवल क्रिएट करके बैठे हो, टॉप लेवल से ओरल फॉर्म में 10 मैसेज चल रहे हैं, मिडल लेवल पे 10 पहुंच रहे हैं, मिडल लेवल ने आगे बताए, भैया हो सकता है 9 चले जाएं, एक काम की बात बतानी ही भूल जाओ। ठीक है जी, फिर आगे चले जाएं 7-8, फिर काम की बात बताना भूल जाओ। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, 2-3 दिन के बाद याद आता है, अरे पापा एक काम की बात तो आपको बतानी भूल गया था मैं। हमारे साथ भी होता है ओरल कम्युनिकेशन में ऐसी यार, होता है ना कि अच्छा फला फला रिलेटिव का फोन आया था, उन्होंने कहा था पापा कोई मैसेज दे देना, मुझे ध्यान नहीं रहा बताना, आपका फोन नहीं मिल रहा था उस दिन। ऐसा भी हो जाता है, होते हैं ना ओरल कम्युनिकेशन में एरर। तो यही है लॉस बाय ट्रांसमिशन। बेटा साथ ही साथ इसके लिखा था लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। रिटेंशन बेटा, पुअर रिटेंशन एक अलग चीज है, लॉस बाय ट्रांसमिशन बिल्कुल अलग चीज। कई बार बेटा हमारी रिटेनिंग पावर बड़ी पुअर होती है, अगर हम चीजों को रिटेन नहीं कर पाते तो भैया वो तो बात सीधी सी है कि वो एक बैरियर क्रिएट कर देंगी। ठीक है ना, और मैंने इस चीज को भी इस बात से समझा था कि रिटेनिंग पावर जनरली हमारी पुअर पता है किस चीज में होती है। मुझे ऐसा लगता है, ये मतलब मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि हर चीज में हमारी रिटेनिंग पावर पुअर नहीं होती। हमारी रिटेनिंग पावर पुअर होती है वो चीजों में जहां हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। जिन चीजों में हमारा इंटरेस्ट है ना, वो चीजें हमें ताउम्र याद रहती हैं, पूरी जिंदगी याद रहती है। ठीक है, जैसे कि हर एक आदमी का एक अलग इंटरेस्ट है, जैसे कि मैं बर्थडेज एनिवर्सरीज बहुत बोलता हूँ वैसे मैं नंबरों से खेलता हूँ, नंबर्स मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, लेकिन बर्थडेज एनिवर्सरीज पता नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं है उस चीजों में। ठीक है जी, मैं बहुत बोलता हूँ, सबके भूल जाता हूँ ऑलमोस्ट। ठीक है, आप सबका अलग अलग होगा। ठीक है, और घर के कामों में इंटरेस्ट कुछ खास नहीं है, तो वहां बताई हुई हर चीज भूल जाता हूँ। ठीक है, वैसे नंबरों की मैंने जो तुम्हें बात करी, मैं 9th क्लास से लेकर सीए के बाद भी मैंने 3-4-5 डिग्रियां की हैं, हर सब्जेक्ट के नंबर बता दूंगा आपको, कितने कितने आए हैं मेरे। ठीक है, हर इवन ऐसे नहीं, ऐसे बता दूंगा कि 9th के पहले पीरियोडिक में इंग्लिश में कितने नंबर आए, मैथ्स में कितने नंबर आए, हाफ ईयरली में कितने आए, सेकंड पीरियोडिक में कितने आए, फाइनल में कितने आए, पूरी 10th बता दूंगा, पूरी 11th, पूरी 12th, सब कुछ बता दूंगा। ये इतना इंटरेस्ट भी है मेरा नंबरों में। ठीक है, लेकिन कुछ नंबर मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि अगर फैमिली ने कह दिया ना, या घर वाली ने मेरे को कह दिया कि जाओ जी फला फला दुकान से ये सामान लाना है और इतनी क्वांटिटी में लाना, ये पर्टिकुलर दाल है और इतनी क्वांटिटी है, तो भाई 20 कदम की दूरी पे ही है प्रोविजन स्टोर, पैदल जाऊंगा भी, जाते जाते भूल जाऊंगा, अरे यार कौन सी दाल, कितनी क्वांटिटी। इतनी रिटेनिंग पावर पुअर हो जाती है हमारी जब हमारा चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता, और किसी चीज में इंटरेस्ट है तो भैया रिटेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग है हमारी। जैसे कि कोई क्रिकेट मैच हुआ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, तो दिल पे जख्म है वैसे। ठीक है जी, सब याद रहेगा, कब कोहली आउट हुआ, कब रोहित आउट हुआ, कब मैच हारे कब जीते, है ना। तो जो चीजें इंटरेस्ट की हैं वो सालों साल याद रहती है, सालों साल पता होता है इस बॉल पे छक्का लगा तो कितने साल बाद भी याद होगा, इंटरेस्ट की चीज है ना। समझ में आता है
बेटा लास्ट हेडिंग है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट क्या है बेटा? जब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हो तो कभी मैसेज ओरिजिनल सेंस में नहीं समझा जा सकता। ठीक है ना जी? जब पहली बाबू दूसरी बाबू पे ट्रस्ट ना करे, ठीक है ना, तो वही है, कभी मैसेज ओरिजिनल सेंस में समझा ही नहीं जा सकता। आप समझाते रहो, नहीं बाबू ऐसे नहीं ऐसे नहीं, उन्हें समझना नहीं तो उसने नहीं समझना। ठीक है ना जी? बेटा वैसे ये एग्जाम्पल का पार्ट नहीं था, तुम्हें याद इससे रहेगा तो मैंने बता दिया। एग्जाम्पल कुछ और दिया था आपको, पिछली बार भी याद होगा। ठीक है ना? एग्जाम्पल ये था, भैया आप टूटी फूटी हालत में घर के अंदर एंट्री लेते हो और बहुत गुस्से में हो और गालियां देते हुए एंट्री ले रहे हो। भाई पूछ लिया माता जी ने, क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया मेरा। क्या हो गया भाई? चोट तो नहीं लगी? लगी, चोट भी लगी और एक्टिवा भी डैमेज होगी काफी। क्या हुआ? वो ऐसे तेज चला रहा था, ये कर रहा था, होगा इतनी देर में तो दो लग जाएंगे, तो ही चला रहा होगा तेज। तो भैया अगर सेंडर और रिसीवर को आपस में ट्रस्ट ही नहीं है एक दूसरे के ऊपर, तो आप जितना मर्जी जितनी मर्जी अच्छे सेंस में मैसेज दे लो, सामने वाले ने समझना ही नहीं है, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं करता आपकी बात के ऊपर। समझ में आती है बात? बिल्कुल अच्छे से। बेटा जब हमने कल सेमेंटिक बैरियर पढ़े थे ना, तो वो रिलेट करते थे या तो एनकोडिंग से या डीकोडिंग से। साइकोलॉजिकल बैरियर जो हमने आज पढ़े हैं ना बेटा, देखो साइकोलॉजी का मतलब ही क्या होता है? ये बैरियर ना बेटा स्टेट ऑफ माइंड से रिलेट करते हैं, इधर द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ रिसीवर और द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ सेंडर। स्टेट ऑफ माइंड से रिलेट करेंगे, और स्टेट ऑफ माइंड के ना बेटा कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि ओवर एक्साइटमेंट, फियर, ठीक है ना, एंगर, ये सब स्टेट ऑफ माइंड है। और स्टेट ऑफ माइंड अगर ऐसा हो ना, बहुत एंगर में कभी समझा जा सकता मैसेज ओरिजिनल सेंस में? किसी की सॉरी भी नहीं सुनाई देती बहुत एंगर में, तो मानते हो ना इस चीज को? तो भैया और एक्साइटमेंट में, ज्यादा एक्साइटमेंट में भी बेटा चीजें खराब हो जाती हैं सही होने की बजाय, ज्यादा गुस्से में भी खराब हो जाती हैं, ज्यादा फियर, बहुत डर लग रहा हो तो भी भैया कोई आपके भले की भी बात कर रहा हो वो समझ में नहीं आती कि भले की बात है। तो ये है स्टेट ऑफ माइंड। क्लियर है जी इतनी बात? आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद है बेटा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन की ही किसी ना किसी वजह से बेटा बैरियर क्रिएट करेंगे। चाहे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ही प्रॉब्लम बनेगी। ठीक है जी? अब बेटा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में सबसे पहले जो मैं हेडिंग पढ़ाना चाहता हूं वो हेडिंग है स्टेटस। देख लो किस नंबर पे लिखी गई है, थर्ड नंबर पे। स्टेटस मतलब होता है बेटा वंस रैंक और पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि एक आदमी की क्या पोजीशन है, क्या रैंक है ऑर्गेनाइजेशन में। और मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, दो अलग अलग रैंक पे काम करने वाले लोग आपस में कंफर्टेबल फील नहीं करते। जब दो लोग अलग लेवल पे काम करते हैं ना, वो कंफर्टेबल फील नहीं करते बेटा, आपस में बात नहीं करना चाहते, और यही एक बहुत बड़ा बैरियर है। रैंक भी बैरियर होती है। ठीक है जी? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर मैं प्रशासन वाली दुनिया में चला जाऊं, तो आपको क्या लगता है अगर डीएम साहब को कोई परेशानी है कानून से रिलेटेड, तो वह एसएसपी एसपी को कहेंगे? आपको क्या लगता है किसी हवलदार को कहेंगे या किसी इंस्पेक्टर से बात करना चाहेंगे? कंफर्टेबल फील करेंगे डीएम साहब, एक आईएएस ऑफिसर? नहीं करेगा ना फिर। समझते हैं ना इस चीज को? तो बेटा दो अलग अलग रैंक पे काम करने वाले लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते, यही एक बहुत बड़ा बैरियर है। मुकेश अंबानी जी आम एम्प्लॉइज से मिलते होंगे रोज? रोज छोड़ो, वैसे मिले हुए होंगे, सारे एम्प्लॉइज को जानते होंगे जो काम करते हैं रिलायंस में, सवाल ही पैदा नहीं होता। स्टेटस आड़े आ जाता है ना भैया, हम बराबर के लोगों से बात करना चाहते हैं ना, ऐसा लगता है ना बड़ी कुर्सी है, बड़ा दिमाग खराब कर देती है। ठीक है जी? बढ़ते हैं आगे जी। स्टेटस वर्ड क्लियर हो गया, तो फोर्थ नंबर पर एक हेडिंग है कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बेटा लॉस बाय ट्रांसमिशन जो भी मैंने यहाँ पर समझाया था, वही कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि मल्टीपल लेवल्स हैं, ओरल कम्युनिकेशन है, तो वही बात कहीं ना कहीं काम की इंफॉर्मेशन छुटती चली जाएगी एट डिफरेंट ट्रांसमिटिंग पॉइंट्स। एक लेवल पर 9 इंफॉर्मेशन पहुंची 10 में से, दूसरे लेवल पर 8 ही पहुंची, काम की इंफॉर्मेशन छुट जाती है।
ओरल कम्युनिकेशन हो और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो। ठीक है, अभी तक सारी बात क्लियर। फर्स्ट हेडिंग लिखी गई होगी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। बेटा ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी में फिलहाल जो आपको लिखना है वो बात ये लिखनी है कि सेंट्रलाइज्ड अगर आपने पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब सब समझते हैं, अब तो ऑर्गेनाइजिंग में बहुत डिस्कशन किया इसका, डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड ओनली। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी सेंट्रलाइजेशन की है तो बेटा ध्यान रखना ये कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा बैरियर ला के रख देगी, क्योंकि बेटा जो टॉप लेवल होगा ना, जिसको सारी डिसीजन मेकिंग करनी है, उसके पास समय ही नहीं होगा आपसे बात करने का, बैरियर तो है ही है, समय ही नहीं है बात करने का। बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन में रूटीन काम 12-13 घंटे के होते हैं, 6-7 घंटे के अपने स्ट्रेटेजिक प्लान्स भी हैं और इंपॉर्टेंट काम भी हैं। अगर सारे काम आप कर रहे हो, सारे डिसीजन आप ले रहे हो, आपने सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करी, पागल हो जाओगे। 18-19 घंटे काम कर रहे होंगे और पता नहीं होगा दिन कहां जा रहा है, बात करने की भी फुर्सत नहीं लगेगी, बैरियर ही बैरियर आ जाएंगे। ठीक है ना जी, अभी तक सारी बात समझ में आती है। सेकंड नंबर पर हेडिंग लिखी गई है रूल्स एंड रेगुलेशन। कई बार बेटा ऑर्गेनाइजेशन के रिजिड रूल्स रेगुलेशन बात नहीं करने देते, इतने खतरनाक रूल्स बनाए होते हमने कि बात ही नहीं करने देते। ठीक है जी, जैसे कि अगर आप स्केलर चैन को देखो भैया, याद तो होगी ना स्केलर चैन, चलो मैं एक बार अगर नाम से ही बता दूं, अगर हमने स्केलर चैन अडॉप्ट की हुई है और डी डायरेक्टली बात करना चाहता है बी से, सर कोई सिस्टम ही नहीं है कि आप बात करो, रूल्स एंड रेगुलेशन ही ऐसे। मैंने एक और एग्जांपल भी दिया इस चीज को समझाने के लिए, कभी एक कंपनी होती थी सत्यम, बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने टेक ओवर किया उसको। ठीक है जी, उस कंपनी में एक फ्रॉड चल रहा था, टॉप लेवल के काफी लोग इन्वॉल्व थे, 1% टॉप लेवल का इन्वॉल्व नहीं था। एम्प्लॉय को भनक लग गई उसकी, एम्प्लॉय ने कहा यार मैं इसको ना इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ऐसे फ्रॉड चल रहा है, आपके दोस्त लोग आपसे धोखा कर रहे हैं। वो उसको बताना चाहता था, जब वो गया उनके पीए के पास कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, सर से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो उसने 6 महीने के बाद की अपॉइंटमेंट दे दी, 6 महीने के बाद की अपॉइंटमेंट। सर ऐसे रूल्स रेगुलेशन कम्युनिकेशन में बैरियर है कि नहीं है, बात ही नहीं करने दे रहे भाई आपको। क्लियर आती होती है इतनी बात। एक लास्ट नंबर पर हेडिंग लिखी गई है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। बेटा ये ना ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो बातें हम बोलकर नहीं बता पाते वो बातें हम फिर भी लिख कर बता पाते हैं। ठीक है ना जी, तुम थोड़ा गलत जगह सोचते हो, सही जगह ही रखना बात। ठीक है ना जी, जो बातें हम बोलकर नहीं बता सकते वो लिख कर बता सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटीज होनी चाहिए, कंप्लेन बॉक्स, सजेशन बॉक्स की होनी चाहिए। सारी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में तो होती हैं, यानी कि सरकारी संस्थानों पे तो होती हैं ये फैसिलिटी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में धीरे धीरे खत्म हो गई हैं चीजें, ना कंप्लेन बॉक्स है ना सजेशन बॉक्स है। लेकिन वहां पर प्राइवेट जगह पर ये चीज अच्छी है कि वहाँ कल्चरल गैदरिंग हो रही है या एनुअल फंक्शन हो रहे हैं, सोशल गैदरिंग्स हो रही है। बेटा जब सोशल गैदरिंग हो रही है, कोई कल्चरल गैदरिंग हो रही है, वहां कोई टॉप लेवल, मिडिल लेवल, वहां लोअर लेवल नहीं है। अगर आप लोअर लेवल पे काम करते हो, टॉप लेवल के किसी ऑफिशियल से आपको कोई बात करनी थी, आपको अचानक से उस प्रोग्राम में मिल गया, फटाफट से अपनी बात कह सकते हो, तो इससे बैरियर कम होंगे। कहा जा रहा है इस हेडिंग में ये कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये फैसिलिटी है ही नहीं, ना कंप्लेन बॉक्स है ना सजेशन बॉक्स है, ना कोई कल्चरल गैदरिंग होती ना कोई सोशल गैदरिंग होती, कुछ भी नहीं होता, तो भैया ये तो बिगेस्ट बैरियर है। बात कब करेगा लोअर लेवल वाला टॉप लेवल से, कोई तरीका ही नहीं है उसके पास तो फिर बात करने का। क्लियर है जी, पांचों हेडिंग समझ में आती हैं। अब एक बात बताओ बेटा, पांचों हेडिंग पढ़ने के बाद ये तो समझ में आ गया होगा कि इसको नाम दिया गया ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ही वजह है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर वजह है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी वजह है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स रेगुलेशन वजह है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी वजह है, ऑर्गेनाइजेशन ही आएगी बीच में। ठीक है जी, और लास्ट टाइप के बैरियर है बेटा पर्सनल बैरियर। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है बेटा, ये पर्सनल फैक्टर से रिलेट करते हैं, या तो सेंडर के या रिसीवर के। जो बैरियर आएगा वो सेंडर की वजह से आएगा या रिसीवर की वजह से आएगा, उनके पर्सनल फैक्टर की वजह से। ठीक है जी, पढ़ना शुरू करते हैं। ये भी सबसे पहली हेडिंग है फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, याद तो आई होगी बात।
फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। बेटा अगर आपको लगता है कि कोई कम्युनिकेशन, कोई बात ऐसी है जो आपकी अथॉरिटी पे इंपैक्ट डाल सकती है, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी पे चैलेंज क्रिएट हो जाएगा, तो आप ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी कम्युनिकेशन को बेटा फर्दर कम्युनिकेट नहीं करते, यू विल सप्रेस सच इंफॉर्मेशन, दबा देते उस इंफॉर्मेशन को। बेटा स्केलर चेन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। स्केलर चेन है, ठीक है जी, डी को ना सी ने बहुत परेशान कर रखा है, ठीक है, और ये बात ना डी बी से बताना चाहता है। कैसे बताएगा? वाया सी ओनली, सी के थ्रू बतानी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। आपने सी को कह दिया कि सर आपने बहुत परेशान कर रखा है, आपकी कंप्लेन करूंगा, आपके सीनियर को, पी को करूंगा कंप्लेन। अच्छा क्या बताओ, ये इंफॉर्मेशन सी पास ऑन करेगा बी को, जी मैंने बहुत तंग कर रखा है डी को, देख लेते, मेरा ट्रांसफर ट्रांसफर जो करना है कर दो। ऐसे सी क्या करेगा बेटा, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन को सप्रेस कर देगा, दबा देगा, फर्दर नहीं जाने देगा, वरना कहीं ना कहीं उसको पता है उसकी अथॉरिटी के ऊपर चैलेंज आ सकता है, उसकी अथॉरिटी इंपेक्टेड हो सकती है, पावर छीनी जा सकती है। आ गया बैरियर, होने ही नहीं दी बात आगे, ठीक है। दिस इज फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। आगे बढ़ना चाहिए। सेकेंड हेडिंग क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बाय द सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट। बेटा अगर सुपीरियर को सबऑर्डिनेट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसकी एबिलिटीज पर, उसकी क्वालिफिकेशन पर, उसके एक्सपीरियंस पर कोई विश्वास नहीं है, तो सर बात नहीं होगी और वही बैरियर होगा, ठीक है। दो एग्जांपल देता हूँ इस चीज को समझाने के लिए। लास्ट टाइम का एग्जांपल याद कराता हूँ, राम जेठमलानी जी का मैंने नाम लिया था, ठीक है ना। हमारे देश के बहुत ही बड़े एडवोकेट, अब तो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है जी। उन्होंने लगभग 99 पता नहीं 100 ईयर्स की एज में लगभग आखिरी सांस ली है भैया। सुप्रीम कोर्ट में वकालत की है 60 साल, ठीक है। और नंबर 1 के वकील 1-1 करोड़ रुपए भी चार्ज करते थे हियरिंग का, बड़े बड़े केसेस में। तो आप लेवल भी समझ सकते हो क्या लेवल रहा होगा। मैं कहता हूँ बेटा, जब वो मान लो अपनी 90s में थे, तो आज सुप्रीम कोर्ट से भी आए हैं बहुत थक हार के, ठीक है जी। कई बार अच्छा हो जाता है आदमी को हियरिंग में कि हम केस हार रहे हैं, बस ये है कि अभी कोर्ट में अगली डेट लग गई है, ये नहीं बताया कि हार रहे हैं, पर हमारे फेवर में नहीं जा रहा केस। इतना बड़ा वकील है, उसको आइडिया लग जाता है कि कुछ भी फेवर में नहीं जा रहा, वो बहुत परेशान है और थक हार के मैं कहता हूँ अपने ऑफिस पहुंचे। उनका एक इंटर्न है, 2 साल पुराना इंटर्नशिप, 2 दिन 2 महीने पुराना समझ लो, 2 महीने पुराना, अभी तो सीख ही रहा है वकालत, उन्हीं से सीख रहा है, ठीक है जी। वो बहुत परेशान है, अपने कैबिन में एंट्री लेते हैं, वो कहता है सर क्या बात, बहुत परेशान लग रहे हो, आप परेशानी बताओ, क्या मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, आप बताओ, वो कुछ बताएंगे। जिस आदमी को 90s में काम करते हो, 50 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में, तुम 2 महीने पुराने इंसान, उनसे प्रॉब्लम पूछ रहे हो और कह रहे हो मैं कंट्रीब्यूट करूँ कुछ, सच सच बताओ, बताएंगे? विश्वास है उनको आपकी एबिलिटी में? उनसे ज्यादा एबल हो, उनसे ज्यादा एजुकेटेड, एक्सपीरियंस है आपके पास? नहीं है। ऐसे केसेस में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कुछ खास कम्युनिकेशन होता होगा? नहीं होता होगा ना। मैं भी भैया नया नया गया था अपने ऑफिस में, ऐसे केसेस हमारे ऑफिस में भी आते थे, सर इनकम टैक्स से केस लड़के आ रहे हैं, बहुत परेशान है। हम भी सोचते थे कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, आता तो कुछ भी नहीं था उस टाइम पर, कुछ कम्युनिकेशन नहीं होता था। लेकिन जब 2 साल हो गए ना मेरी इंटर्नशिप को, जब मुझे पूरे ऑफिस का एक एक काम आता था, मेरा चप्पा चप्पा आता था, तीसरे साल सर जब भी जाते थे इनकम टैक्स मुझे जरूर बताते थे आज क्या हुआ केस में। तो यही फर्क पड़ जाता है आपकी एबिलिटीज में। शुरू में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, कोई भी कम्युनिकेशन, ठीक है जी। थर्ड हेडिंग इज अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। बेटा कई लोग ना अपने नेचर के, कई लोगों के ना नेचर में चीज होती है बेटा, वो बहुत कम बोलना पसंद करते हैं। ऐसे बंदों से ना बेटा बात करते हुए डर बहुत लगता है, कि फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, लगता है कि यार बोलेंगे भी इसके सामने जितना मर्जी बोल लो, इसने रिप्लाई तो करना नहीं, बेइज्जती हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से भी लोग कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करते, ठीक है। ये अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट होते हैं ना, सबके पास होंगे एग्जांपल ऐसे बहुत सारे। सानी तेरे को कह रहे क्या ये? सानी तो बोलना पसंद करता है भाई, तेरे से नहीं बोलता क्या? चलो खैर लेट इट बी। लास्ट हेडिंग क्या है? लैक
लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। बेटा अगर आपको आपके सजेशन का प्रॉपर इंसेंटिव ना मिले तो भी आप कम्युनिकेशन बंद कर देते हो, ये भी बैरियर है। जैसे कि वही पुराना एग्जांपल है कि डी के दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया है जो ऑर्गेनाइजेशन के करोड़ों बचा सकता है। डी ने बात कम्युनिकेट कर दी सी को, सी ने बी को, बी ने ए को, ए ने ओ को। ओ ने आइडिया इंप्लीमेंट करा, करोड़ों सेव हुए। इसने क्या करा, रिवॉर्ड फंक्शन कोई चल रहा था उसमें ए को बुलाया और अच्छा खासा रिवॉर्ड दे दिया। ए की हिम्मत ही नहीं हुई रिवॉर्ड लेने के बाद कह दे कि बी ने बताया था। जब यहां तक ही नहीं बात पहुंची, बी तक पहुंचती तो शायद बी सी का नाम लेता और सी डी का लेता। जब यहाँ तक ही नहीं बात पहुंची तो आगे क्या फर्दर क्या पहुंचनी थी, कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं पहुंची बेटा। अब अच्छा अगली बार कभी डी के दिमाग में कोई आइडिया आएगा, बताएगा। यही तो है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। अगर आपको आपके सजेशन का, आपकी ओपिनियन का रिवॉर्ड ही नहीं मिलता तो दोबारा तो वो सजेशन कम्युनिकेट ही नहीं होते। ठीक है जी, सारे बैरियर्स डन। एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट होता है, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। बाबू इन सारे बैरियर्स से कैसे बचा जा सकता है, कैसे अपने कम्युनिकेशन को अच्छा किया जा सकता है। सबसे पहले फोर्थ हेडिंग। हाँ नहीं, मैं हेडिंग तो पता है, ये नेक्स्ट पेज पे नहीं है। अच्छा पहले नेक्स्ट पेज पे थी बेटा। फोर्थ हेडिंग है बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट। इधर देखना चाहिए बेटा, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। लैंग्वेज शुड बी क्लियर, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। अगर कम्युनिकेशन सच में अच्छा करने का मूड है ना तो लैंग्वेज शुड बी क्लियर, शुड बी सिंपल, शुड बी अंडरस्टैंडेबल। मैंने आपको लास्ट टाइम ये बात बताई थी, लोगों की कम्युनिकेशन को लेकर क्या सोच होती है। मतलब बच्चे आते हैं 11th-12th क्लास में, बड़े एक्टिव होते हैं, जी भैया मेरा एक डिबेट कंपटीशन है, मुझे आशीर्वाद दो, मेरा बढ़िया रिजल्ट है। मैंने कहा हाँ कोई नहीं, बढ़िया होगा भैया, बस ऐसी वोकैबुलरी लिख के जानी है, कुछ समझना है जज को। भाई ये कम्युनिकेशन करने जा रहा है तू। अगर तू ऐसी वोकैबुलरी लिख रहा है कि सामने वाले के सर के पार चली जाए तो ये कम्युनिकेशन है। उसे कम्युनिकेशन का मतलब ही नहीं पता होता ना 11th क्लास में बच्चे को कि कम्युनिकेशन क्या होता है। ये टू वे चीज है कि आप जैसा समझाना चाहते हो रिसीवर भी वैसा ही समझे। समझ रहे हो ना, ये कम्युनिकेशन की जिस्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लैंग्वेज क्लियर हो, सिंपल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, सामने वाले को समझ आए आप क्या कहना चाहते हो। अगर आपकी बात उस तक नहीं पहुंचेगी, आपको लगता है आप फर्स्ट आ जाओगे डिबेट कंपटीशन में, पता नहीं क्या बात करते हैं मुझसे। ये सिर्फ लैंग्वेज की बात करी मैंने, टोन और कंटेंट भी साथ में जोड़ा हुआ। बेटा टोन कैसी होनी चाहिए, लो पिच पे रहकर बात करनी चाहिए। और आपने देखा होगा कभी, हम कभी किसी को प्यार करते हैं ना, कितनी लो पिच पे होते हैं, डांटते हैं भाई साहब हमारी पिच बहुत हाई होती है। लो पिच पे रह के बात कर, ठीक है ना। रचित बहुत खुश हो रहा यार, वो आयुष कह रहा था इधर इशारा कर करके, कह रहा रात को तू बड़ी लो पिच पे बात करता है। हाँ जी लैंग्वेज क्लियर, सिंपल, अंडरस्टैंडेबल, टोन लो पिच, और कंटेंट ऐसा जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे। है ना भैया, कलम ज्यादा घाव देती है तलवार से भी ज्यादा घाव। तो भैया ऐसा ना कंटेंट लिख देना जो किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए, अगर कम्युनिकेशन अच्छा रखना है, वरना लड़ाइयां झगड़े वो चलते रहेंगे। ठीक है ना जी, सारे समारे बड़े अच्छे से वहीं वहीं फिट हो रहे एग्जाम्पल सारे। चलो जी बेटा, फोर्थ हेडिंग मेरी तरफ से डन है। फर्स्ट हेडिंग पढ़ना चाहिए, क्या लिखा है, क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। इधर देखो जी बेटा, जो बात आप दूसरे को बताने वाले हो, आप सेंडर हो, कोई बात रिसीवर को बताने वाले हो, हमेशा ध्यान रखो जो भी बताना है उसको कंप्लीटली स्टडी कर लो, एनालाइज कर लो, और मोर ओवर उस बात को इतनी सिंपल भाषा में बोलो कि सामने वाला समझे उस चीज को सेम सेंस में। हम क्या करते हैं बेटा, जो बात हमने दूसरे को बतानी है, हमें खुद तो कंप्लीट नॉलेज है नहीं। अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। ठीक है जी, छोटा सा ज्ञान है, हमने बस पे करना शुरू करा, सामने वाले ने 2 क्वेश्चन पूछे और ठंडा हो गया आप। भाई कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, आपका इंप्रेशन ही खराब हो जाएगा अगर उसने 2 क्वेश्चन पूछ लिया, आप बता नहीं पा रहे हो। कंप्लीट स्टडी होनी चाहिए उस चीज के बारे में।
ठीक है ना। और मुझे लगता है कोई भी टीचर जब शुरुआत करता है ना भाई साहब, तो उसको शुरू के दिनों में ही नानी दादी याद आ जाती है। जब मैंने टीचिंग शुरू की थी ना, कभी पहला बैच ले रहा था, टांगे कांप रही थी मेरी सच में, कि कोई क्वेश्चन ना पूछ दे भाई मेरे से, कोई भी ना पूछ ले। अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है, अब तो लगता है यार लैग पूरी नहीं कर रहा यार कोई, आओ यार पूछो, पूछते क्यों नहीं। अब लगता है 100-200 भी हो जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम के बाद होता है लेकिन ये, लेकिन वही है ना, क्योंकि अब आपको कंप्लीट नॉलेज हो चुकी है, अब आपको लगता है अब आ जाओ कौन आ रहा है। लेकिन जब थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है ना, तो वो बड़ी डरावनी होती है। ठीक है, सामने वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, आप बता नहीं पाओगे, आप कहोगे कल बताता हूँ, परसों बताता हूँ। आज की तारीख में बच्चे इतने, तेरे बच्चे कहते हैं अच्छा हमें पता लग गया बेटे, पता नहीं है। ऐसे ही नहीं होता, बच्चे तो जज करते हैं आज की तारीख में हर चीज। चलो खैर, उधर चलो सिक्स हेडिंग पर। हेडिंग का नाम है इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। बेटा, जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, कोई भी बात किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, हमेशा कोशिश करो कि कुछ ही टाइम के बाद फीडबैक लो। फीडबैक लेने से क्या होता है बेटा, कहीं ना कहीं आप ये इंश्योर कर सकते हो कि सामने वाला आपकी बात को कितना सुन रहा था। लोगों को इन्वॉल्व करो कम्युनिकेशन। जैसे मैं अभी पूछूंगा थोड़ी देर के बाद, इससे पता लग जाएगा आप मेरी बात को कितना सुन रहे थे। ये है कम्युनिकेशन का मेजर पार्ट। ठीक है, और मुझे लगता है यार पता है क्या होता है, ये हम तो जैसे पढ़ रहे हैं ना टिप्स, कई आदमियों ने पढ़े भी नहीं होते, वो बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी शायद बोला होगा आपको, मोदी जी बड़ा इन्वॉल्व करके चलते हैं ऑडियंस को अपने कम्युनिकेशन। बाकी नेता देख लो, ठीक है, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, वो लेंगे बस माइक पे आधा घंटा बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, सामने वाला सुन रहा नहीं सुन रहा उन्हें कोई मतलब नहीं, चले जाएंगे। मोदी जी को तो पूरी अटेंशन चाहिए, वो छोटी मोटी अटेंशन में सेटिस्फाई ना होते हैं। वो क्या करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, जानबूझ के ऐसी ऐसी बातें करेंगे, भाई और बहनों मैंने कहा था कि नहीं कहा था ऐसा होगा, हम सब कहेंगे हाँ कहा था। वो इन्वॉल्व करते हैं भाई, वो फीडबैक लेते हैं। अब मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी ये टिप्स पढ़े हैं, वो बाय डिफॉल्ट ऐसे हैं। आधे लोगों के लिए तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंग्लिश, कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश, हिंदुस्तान में यही एक बहुत बड़ी चीज है ना भाई, कम्युनिकेशन का इंग्लिश से कोई वास्ता नहीं है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है ना जी। इधर सेकेंड हेडिंग पर आना, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। हमेशा बेटा कम्युनिकेशन का ना ये रूल हर सेंटर को पता होना चाहिए। आपकी जो भी ऑडियंस है, जो भी आप टारगेट कर रहे हो, ऑडियंस जिनसे भी आप कम्युनिकेट करने चाह रहे हो, उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एजुकेशन आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। और हमेशा उसकी जरूरत के हिसाब से बोलो, जरूरत से ज्यादा बोलोगे भैया कोई नहीं सुनना चाहता। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल 2-3 दे सकता हूँ इस चीज को समझाने के लिए। कभी भाई साहब आप डिवाइड के सम आते थे आपको शुरुआत में, ठीक है जी, आपको कहा जाता था 8 को डिवाइड करो जी 5 से, आपको सिखाया जाता है अरे कहाँ डिवाइड होता है, रिमाइंडर आ जाता है जी, कोई डिवाइड नहीं होता 8 5 से, यही सिखाया जाता था। 2 साल और टपते हैं, 2 साल बाद अच्छा 8 5 से डिवाइड अरे हो जाता है, 1.60 आता है, क्यों नहीं डिवाइड होता ये। भैया यहाँ नहीं होता था वो डिवाइड, थर्ड क्लास में फिफ्थ में होने लग जाता है। भैया नीड नहीं है ना उस चीज को जानने की, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है कि समझ सको। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीजें समझाई जाती हैं। और ये बात तो आप भी मानते होंगे, कभी कभी फैमिली में भी मदर फादर एक सीरियस इशू में है, बात कर रहे हैं, आपने फटाफट से रूम में एंट्री ली, दोनों चुप हो गए। आपने पूछा जी क्या हुआ, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, आपके सामने कोई जाहिर ही नहीं करेंगे कुछ हुआ, क्योंकि उनको पता है आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है, आप समझ ही नहीं पाओगे बात को। मानते हो ना। इसी टाइम पर मैं भी जीएसटी के लेक्चर लेता था, और लेता भी व्यापारियों के था, कोई पढ़ा लिखा भी बहुत है, कोई नहीं भी पढ़ा लिखा। अब जब मैं लेता था तो मैं हमेशा पहले ये जज करता था कि ये सामने वाले की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। पूछ भी लेता था जो मेरे सेमिनार ऑर्गेनाइज करते थे कि कैसे लोग आएंगे, कौन से व्यापारी आएंगे। और हमेशा मैंने लेक्चर लिया हिंदी में, ज्यादातर चीजें हिंदी में बोलता था, क्योंकि मुझे पता था उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो। तो कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर, इंसान की जरूरत के हिसाब से बोलो, उसकी जरूरत हिंदी में समझने की है, उसको उसी भाषा में समझो।
वो लोहे का व्यापारी है, लोहे पे जीएसटी के बारे में जानना चाहता है, सिर्फ लोहे की बात करो। मैं ज्वेलरी की बात करूंगा वो सुनेगा नहीं मुझे। मैं सच बता रहा हूँ, ये चीजें मैंने अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट की हुई हैं, तभी बता रहा हूँ आपको। मैंने ज्वेलर्स के अलग सेमिनार लिए हुए हैं, पूरा सेमिनार ज्वेलरी से शुरू होता था, ज्वेलरी पे खत्म हो जाता था। मैं वहां कॉस्मेटिक की बात करूंगा, कोई सुनेगा मुझे? समझ सकते हो आप? क्लियर है ना अच्छी बात? उधर चलो जी, बी आर गुड लिसनर। बेटा, जिंदगी में 50% से ज्यादा प्रॉब्लम तो खत्म हो जाती हैं अगर आप एक अच्छे लिसनर हो। 50, ऐसा बोला जाता है, कम्युनिकेशन का थंब रूल है कि 50% से ज्यादा प्रॉब्लम तो तभी खत्म हो जाएंगी अगर आप एक अच्छा लिसनर हो। लेकिन लोगों को, सबको बनना क्या? सबको अच्छा स्पीकर बनना है, किसी को अच्छा लिसनर नहीं बनना। ठीक है ना? एंड वी लिसन टू रिएक्ट, वी डोंट लिसन टू इम्प्लीमेंट। बस हम इंतजार कर रहे होते ये पूरी करे, बस फायर करो इसके ऊपर चार पांच अपनी बातें। ऐसे नहीं कि इसकी सुन लो और इम्प्लीमेंट कर लो। वी लिसन टू रिएक्ट। बहुत बड़ी परेशानी है ये। अब बाबू आ जाओ, एक हेडिंग बचती है, कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेशन। बेटा, यहाँ अदर का मतलब ना लीडर से है। जैसे कि अगर आपने पुरानी मूवीज देखे हो, आप देखते हो ना बेटा, एक लेबर यूनियन होती है, लेबर यूनियन का एक लीडर है, सॉरी लेबर का एक यूनियन लीडर कह देता है स्ट्राइक, सब स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। अमिताभ बच्चन भी था कई मूवी में, है ना? लेबर यूनियन का लीडर, कुली शायद, पता नहीं, उसने बोल दिया सारे कुलियों को स्ट्राइक, तो सारे कुली बैठ गए, है ना? तो बाबू, आज भी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर यूनियंस होती हैं, जहां लेबर का, सारी लेबर यूनियन का एक लीडर बैठा होता है। तो ये कहते हैं कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेशन। ये अदर का मतलब बेटा उस लीडर से ही है। कहता है कम्युनिकेट करने से पहले ना उस लीडर को जरूर कंसल्ट कर लेना। अब कई बार ऑर्गेनाइजेशन रूल्स रेगुलेशन बनाती है एम्प्लॉय के लिए, पॉलिसीज फ्रेम करती है। भैया, सीधा पॉलिसीज फ्रेम करी टॉप लेवल ने और सीधा इंप्लीमेंट करने के लिए जाओगे ना, सब स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे, सब रेसिस्ट करेंगे, कोई फॉलो नहीं करना चाहेगा। आपने बना ली, बहुत अच्छा किया, एक बार लीडर को जरूर कंसल्ट कर लो। लीडर को बुलाने का फायदा पता है क्या होगा? अब आपने उसको बुला लिया, उसको कहा जी कुछ रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज बनाना चाह रहे थे, चाह रहे हैं आप भी बताओ, कुछ कंट्रीब्यूट करो, ये हमने कुछ बनाया, ये भी पढ़ लो। अब चार पांच आपने रूल बनाए थे, उसने पढ़ लिए, ठीक है जी। अगर वो अगेंस्ट भी होगा, आपको यही बता देगा, ठीक है जी। कुछ चेंज कराना है होगा तो भी बता देगा, एक आधा अपना भी बताएगा वो रूल, वो भी चिपका दो। ऐसा करने से पता क्या होगा? जब वो आपके कमरे से बाहर जाएगा और आप कहोगे ना ये रूल्स फाइनल हो गए और ये पेस्ट कर दिया हमने नोटिस बोर्ड पर, सारे एम्प्लॉइज को अगले दिन अनाउंस करके कह दिया जी ये फॉलो होने चाहिए, तो बेटा एम्प्लॉय की ना रेडी एक्सेप्टेंस मिलेगी आपको। तो खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि उनके लीडर ने बैठ के सब कुछ फाइनल किया है। तो ऐसे आपका कम्युनिकेशन ना आपके एम्प्लॉइज के साथ बहुत अच्छा हो जाता है, लीडर को बार बार इन्वॉल्व करने से हर चीज। ठीक है जी। चार टॉपिक हो गए, वैसे अनएक्सपेक्टेड था मुझे कितना होगा। लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।